गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे पिछले क्लास में हम लोग दो एलिमेंट के बिहेवियर के बारे में जान चुके थे। वो कौन कौन सा, हम रजिस्टर एलिमेंट का देखे थे और इंडक्टर एलिमेंट का बिहेवियर देखे थे, मतलब एनालिसिस किए थे हम लोग। आज हम लोग जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो एलिमेंट आपका जो है वो प्योर कैपेसिटर है। यदि ये मान लीजिए कि हम एक प्योर कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू C फराड है और इसमें हम वोल्टेज AC वोल्टेज अप्लाई किए VT इक्वल टू VM साइन ओमेगा T। ठीक है, AC अप्लाई करने के बाद इससे कितना हमारा करंट फ्लो होगा, इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू क्या होगा, RMS करंट का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम करंट का वैल्यू क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, इसका इम्पीडेंस का वैल्यू क्या होगा, इस केस में इंस्टेंटेनियस पावर का वैल्यू क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, एक्टिव पावर का वैल्यू क्या होगा, रिएक्टिव पावर का वैल्यू क्या होगा, ये सारे हम लोग इसमें एनालिसिस करके इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि पिछले दो एलिमेंट में हम लोग किए थे, आज हम लोग जो एलिमेंट का डिस्कशन करने जा रहे हैं वो एलिमेंट हमारा क्या है, प्योर कैपेसिटर है। यदि हम इस प्योर कैपेसिटर को हम AC वोल्टेज से कनेक्ट कर दें तो इस केस में हम करंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, पावर फैक्टर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंपीडेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीज हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कैपेसिटर कंसीडर किए हैं जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू C फराड है और इसको एक AC वोल्टेज सोर्स से हम कनेक्ट कर दिए जिसका वैल्यू VT इक्वल टू VM साइन ओमेगा T। कंसीडर ए प्योर कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C फराड which is connected by an AC voltage source VT equal to VM sin omega T as shown in figure। इस केस में सबसे पहले हम करंट का एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं। जैसे ही यहाँ वोल्टेज आप अप्लाई करोगे तो यहाँ से करंट हमारा फ्लो होगा, वो कौन सा IT, इस IT का वैल्यू क्या होगा वो डिटरमाइन करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। द वैल्यू ऑफ alternating current IT is calculated as IT equal to C dVT अपॉन dt। क्योंकि ये जो करंट जो हमारा जो फ्लो होगा वो कैपेसिटर में, आपको बताए थे किसी भी कैपेसिटर में करंट की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला I इक्वल टू C dV/dt, यही वोल्टेज इसके क्रॉस अपियर होगा, तो हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करें तो C d/dt, अब वोल्टेज जो VT अप्लाई किया है उसका वैल्यू कितना है हमारा VM साइन ओमेगा T। इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दें तो C ओमेगा इंटू VM साइन ओमेगा T का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा T हमारा इतना होगा हमारा। ये थोड़ा सा देखिए, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं VM बाय 1/ωc। क्या लिख सकते हैं, थोड़ा देखो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। और cos ओमेगा T को हम लिख दें साइन ओमेगा T प्लस π/2, कितना π/2। ये अब इस टर्म जो हमारा आया, इस पूरे जो टर्म को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं, इसको इस वाले 1/ωc को रिप्लेस कर रहे हैं एक्सिस से, तो ये VM बाई कितना XC साइन ओमेगा T माइनस कितना π/2 हमारा। और इस पूरे टर्म को हमारा दिस इज योर IT, जहां XC का वैल्यू क्या है हमारा 1 बाई कितना
एक्स सी का वैल्यू 1/ω_c है, रिमेंबर रखेंगे इसको रिप्लेस, और इस पूरे टर्म्स को, ये पूरे फैक्टर को हम आई एम से डिनोट कर रहे हैं, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2। This is the required expression for instantaneous current in case of pure capacitor. This is required ये प्लस है बाबू, कॉस थीटा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हमारा, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ instantaneous 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 current IT in case of pure capacitor, where Im this is equal to Vm by Xc, इसी को हमारा this is your मैक्सिमम करंट, आई एम का वैल्यू कितना, Vm/Xc, यानी मैक्सिमम जो करंट का वैल्यू इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटर जो होगा वो Vm बाई कितना Xc के बराबर होगा। हियर Xc जिसका वैल्यू कितना है हमारा Xc 1/ω_c, इसी का वैल्यू हमारा Xc 1/ω_c, और इसको आप लिख सकते हो ओमेगा को 2πf के बराबर भी, is known as capacitive reactance, capacitive reactance known as capacitive reactance। और इसका बताएंगे इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट जो होगा वो क्या होगा हमारा ओम। known as capacitive reactance, it is measured in ओम, किस में मेजर्ड होगा, ओम में होगा हमारा, ठीक है। यानी हमारा देख लिए हम लोग क्या है कि यहाँ पर प्योर जो कैपेसिटर के केस में करंट का एक्सप्रेशन जो होगा हमारा इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन आई टी इक्वल टू कितना आई एम साइन ओमेगा टी प्लस π/2, जबकि इंडक्टर के केस में क्या आया था हमारा आई टी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2 था हमारा, यहाँ क्या है प्लस π/2। साइन को डिफ्रेंसिएशन किए तो कॉस को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, हमारा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, ये यहाँ से हमारा किसका हम लोग निकाल लिया एक्सप्रेशन, आपका
मैक्सिमम करेंट का एक्सप्रेशन, वेयर आई एम का वैल्यू कितना है, वी एम बाई एक्स सी, मैक्सिमम करेंट ये। इसके बाद हम लोग यहाँ से दो करंट निकाल लिए, सस्टेनियस करंट निकाल लिए, मैक्सिमम करंट का निकाल लिए हम लोग आरएमएस करंट। तो आरएमएस करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आरएमएस करंट सिंस आई एम इज इक्वल टू कितना, वी एम बाई एक्स सी, हम √2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो ये कितना हो जाएगा, आई एम बाई √2 और वी एम बाई √2, इतना हमारा क्या, ये थोड़ा देखो तो ये आरएमएस करंट हो गया हमारा, इसको हम इसको क्या लिख सकते हैं, आरएमएस वोल्टेज V बाई कितना, XC हमारा ये। यानी इन केस ऑफ प्योर जे कैपेसिटर के केस में आरएमएस करंट का वैल्यू जो होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाई कितना, XC। वहां था हमारा आरएमएस करंट का वैल्यू इंडक्टर के केस में V डिवाइडेड बाई कितना, XL। यहाँ क्या हमारा XC, जहां XC क्या हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है हमारा। और यदि यहां से V का वैल्यू निकाल ले तो क्या होगा, I इंटू XC भी हो जाएगा, और V इक्वल टू कितना, I इंटू XC हमारा। ये कोई एक रिलेशन आप रिमेंबर रखो, ऑटोमेटिक दूसरे चीज का आपका फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। तो यहाँ से हमने अभी करंट के वैल्यू में हम लोग 3 करंट निकाल लिए, मैक्सिमम करंट, आरएमएस के, इंस्टेंटेनियस करंट भी निकाल लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमको करंट का भी एक्सप्रेशन पता है, वोल्टेज का भी पता है, तो अब यहाँ से हम इजी वे में वेवफॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं। नोट डाउन करेंगे, चले अब हम लोग वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। तो वेवफॉर्म ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले वोल्टेज और करंट के एक्सप्रेशन को हम एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटर, VT का वैल्यू जो था हमारा Vm sin ओमेगा t, इतना वोल्टेज हम अप्लाई किए थे, और अप्लाई करने के बाद इसमें करंट का जो वैल्यू आया था IT इक्वल टू कितना, Im sin ओमेगा t प्लस π/2 हमारा। नाउ वेवफॉर्म of VT and IT in case of pure capacitor, in case of pure capacitor is drawn as, चले ड्रॉ करते हैं। थीटा एक कंप्लीट साइकिल का हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक कंप्लीट साइकिल का है मतलब 2π तक हमारा, ये हमारा 0 से 2π एक कंप्लीट साइकिल का हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, 0 से 2π। ये पाई हमारा, ये इसका हाफ कर लो तो π/2, ये
3π/2 इतना हमारा। इसी एक्सिस पर वोल्टेज भी ड्रॉ कर रहे हैं और इसी एक्सिस पर करंट को भी इंडिकेट कर रहे हैं ये, ठीक है। Vt का वैल्यू कितना है हमारा, Vm sin ओमेगा टी, ग्राफ ऐसा मिलेगा। It का वैल्यू है Im sin ओमेगा टी प्लस π/2, जहां पर आपका Im का जो वैल्यू था वो क्या था हमारा, Vm/xc, ठीक है। तो ऑब्वियस है जब वोल्टेज को किसी चीज से डिवाइड कीजिएगा तो वोल्टेज का जितना पीक है वो करंट का जो पीक होगा उसका कम ही वैल्यू होगा, ठीक है। और ये थोड़ा देखेंगे, ये जो करंट हमारा है वो कहाँ से है, Im sin ओमेगा टी प्लस π/2, मतलब ये ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होके ये कहाँ से होगा स्टार्ट, प्लस π/2, यानी प्लस π/2 हमारा इधर, और इसका पिक हमारा क्या होगा, वोल्टेज का जितना पिक है उससे कम। तो हम करंट वाले को हम ब्लैक से डॉट से दिखा रहे हैं, ये होगा हमारा, ये आपका कौन सा हुआ हमारा वोल्टेज, और ये हमारा हो गया करंट का, ठीक है। अब दोनों के बीच में थोड़ा देखें, क्या यहाँ पर वोल्टेज और करंट जो दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, ये दोनों इसका जो मैक्सिमम जो वैल्यू या मिनिमम वैल्यू दोनों टाइम सेम टाइम में रीच कर रहा है क्या, नहीं, दोनों क्या हमारा अलग टाइम में रीच कर रहा है। इसका मतलब कि इस वेवफॉर्म से क्लियर है कि वोल्टेज और करंट जो है हमारा आउट ऑफ फेज है, और इसके बीच का फेज डिफरेंस जो है हमारा वो क्या है, यही हमारा वोल्टेज और करंट का बीच का फेज डिफरेंस होगा फाई, जिसका वैल्यू कितना π/2 है हमारा फेज डिफरेंस का वैल्यू। तो फ्रॉम वेवफॉर्म we say that voltage and current are out of phase, are out of phase, out of phase। In that case phase difference between voltage and current is 90 degree, that is phi equal to 90 डिग्री, ये हमारा, ठीक है। चलो वेवफॉर्म ड्रॉ कर लिए। वेवफॉर्म ड्रॉ करने के बाद हम लोग यहाँ से पावर फैक्टर नेक्स्ट निकालते हैं। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि पावर फैक्टर PF इक्वल टू cos 5, और 5 का वैल्यू 90 डिग्री, यानी cos 90 0। इट मीन्स in case of pure capacitor,
प्योर कैपेसिटर द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर बिकम्स 0। ये सारे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, पूछा जाता है इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटर फेज एंगल का वैल्यू क्या होगा या फेज डिफरेंस कितना होगा। फेज डिफरेंस बोलेगा तो 90 डिग्री और पावर फैक्टर पूछेगा तो कितना 0 डिग्री। ठीक है, तो इंडक्टर के केस में भी देखे थे हम लोग पावर फैक्टर का वैल्यू क्या आया था, 0 आया था हमारा। कैपेसिटर के केस में भी देख लिए पावर फैक्टर का वैल्यू 0। यूनिटी कब आया था, जब प्योर हमारा रजिस्टर था हमारा। ये पावर फैक्टर निकाल लिए। पावर फैक्टर निकालने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट इंपीडेंस कैलकुलेट करेंगे। इंपीडेंस जिसको हम जेड से डिनोट किए थे, और इंपीडेंस की वैल्यू कैसे, आरएमएस वोल्टेज टू द आरएमएस करंट। यानी हम सबसे पहले इंपीडेंस की वैल्यू निकालने के लिए आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट में रिलेशन लाते हैं। तो रिलेशन लाए थे, इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर V का जो वैल्यू था वो I इंटू कितना था, XC था हमारा, और ये V/I डेट इज योर XC, और इसी V/I का जो रेशियो होगा हमारा वो क्या था हमारा Z, यानी Z इक्वल टू कितना XC, जहाँ XC क्या था हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस था, और इस XC का वैल्यू कितना था 1/ωc या 1/ω को 2πfc। यदि फ्रीक्वेंसी के टर्म में होगा दिया होगा तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे, यदि ओमेगा नॉन होगा तो हम इस फार्मूला को यूज करेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपसे कहता है कि प्योर कैपेसिटर दे देगा हमारा और कहेगा उसका इंपीडेंस का वैल्यू निकालो, तो उसका इंपीडेंस जो होगा उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होगा, और हमारा मान लो कि XC का वैल्यू 1/ωc है। यदि ओमेगा पता है और C दिया हुआ तो इस फार्मूला को यूज कर लेंगे, यदि हमको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और C दिया हुआ है तो हम इस फार्मूला को यूज कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम फार्मूला को अप्लाई करेंगे। ठीक है, और XC हमारा का यूनिट वही होगा जो इम्पीडेंस का यूनिट होगा, और इम्पीडेंस का यूनिट हमेशा ओम होगा, इसलिए XC का भी यूनिट जो होगा वो ओम होगा। जब वहां बताए थे कि XC इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इट इज मेजर्ड इन ओम लिखे थे ये, यानी प्योर कैपेसिटर के केस में इम्पीडेंस का वैल्यू XC के बराबर होगा, जबकि इंडक्टर के केस में हमारा इम्पीडेंस का वैल्यू जो था वो XL के बराबर था हमारा, और रजिस्टर के केस में इम्पीडेंस का वैल्यू था जो R के बराबर था। इम्पीडेंस भी निकल गया हमारा। अब इसके बाद फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लें। फेजर डायग्राम हेडिंग, फेजर डायग्राम। ठीक है, फेजर डायग्राम में हम क्या बोले थे कि आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट के लोकेशन को इंडिकेट करते हैं। तो आरएमएस वोल्टेज आरएमएस करंट का लोकेशन वही होगा हमारा जो आपका वेव फॉर्म में वोल्टेज और करंट का लोकेशन होगा। तो थोड़ा देखें तो फ्रॉम वेव फॉर्म से आपको क्लियर है कि हमारा करंट जो है वो वोल्टेज से पहले है हमारा। तो हम बोले थे जो चीज पहले होगा वो बाद के रिस्पेक्ट में लीडिंग नेचर का होगा, और जो बाद में होगा वो पहले के रिस्पेक्ट में लैगिंग नेचर का होगा। तो हम इस वेव फॉर्म से कह सकते हैं कि करंट जो है हमारा वो वोल्टेज से 90 डिग्री से लीड कर रहा है, या आप कह सकते हैं कि वोल्टेज जो होगा वो करंट से हमारा क्या 90 डिग्री से लैग कर रहा है। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करें। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि करंट हमारा क्या है वोल्टेज से लीड कर रहा है। तो लीडिंग करने के लिए हम बताए थे आपको इधर हमारा एंटी क्लॉकवाइज में, और ये क्या होगा वोल्टेज ये इतना, यानी इन केस ऑफ प्योर
in case of pure capacitor, phasor diagram is drawn as हमारा ये क्या हो गया हमारा, इधर देखो तो ये इस साइड में है हमारा, तो ये इंडिकेट कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया हमारा, लीड कर गया। तो हमेशा याद रखेंगे कि कैपेसिटर के केस में करंट जो होगा वो ऑलवेज लीडिंग नेचर का होगा, और यदि प्योर कैपेसिटर होगा तो 90 डिग्री से लीड करेगा। इसके बीच का एंगल कितना हमारा है, 90 डिग्री हमारा ये। तो हमेशा याद रखेंगे कैपेसिटर होगा, यदि प्योर कैपेसिटर होगा तो उस केस में करंट हमारा 90 डिग्री से लीड करेगा हमारा, लेकिन प्योर कैपेसिटर नहीं होगा तो सम एंगल से लीड करेगा, कोई जो नहीं, कुछ एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होगा। प्योर कैपेसिटर के केस में ही 90 डिग्री होगा हमारा, और प्योर कैपेसिटर के केस में करंट जो होगा वो कैसा होगा, लीडिंग नेचर का होगा, और वोल्टेज जो होगा वो लैगिंग नेचर का होगा। और इंडक्टर के केस में करंट जो होगा वो लैगिंग नेचर का होगा और वोल्टेज लीडिंग नेचर का होगा। जस्ट इसका इंडक्टर का अपोजिट हमारा ये। यहां से हम लोग फेजर डायग्राम भी ड्रॉ कर लिए, इंपीडेंस का भी वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग इसका पावर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग पावर का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर का वैल्यू निकालते हैं। तो हेडिंग दे दिए पावर, द वैल्यू ऑफ the value of instantaneous power is calculated as instantaneous power equal to instantaneous voltage into instantaneous current। ठीक है, प्योर कैपेसिटर के केस में हम लोग ऑलरेडी Vt और It दोनों का वैल्यू जान चुके हैं। कितना है, Vt का वैल्यू Vm साइन ओमेगा टी और It का वैल्यू Im साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इसको आप लिख सकते हो Vm इंटू Im साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी प्लस π/2 को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इस वैल्यू को हम लिख दें Vm इंटू Im बाई 2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। क्या ये वैल्यू Vm इंटू Im बाई 2 हमारा, देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 2 ओमेगा टी, या इसको आप लिख सकते हो Vm बाई √2 इंटू Im बाई √2। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 होगा ही हम, और इसको साइन 2 थीटा, जहाँ थीटा का वैल्यू कितना है ओमेगा टी, ओमेगा टी को हम रिप्लेस कर दिए। ठीक है, अब ये क्या बन गया, Pt का वैल्यू कितना, ये RMS वोल्टेज होगा भी, और ये RMS करेंट साइन 2 थीटा। Pt का वैल्यू निकल गया हमारा, यानी दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर in case of pure capacitor।
नाउ अब हम एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं। नाउ एवरेज पावर is calculated as P average equal to 1 by 2 pi 0 से 2 pi PT d थीटा 1 by 2 pi 0 से 2 pi PT का वैल्यू कितना, भी आई साइन 2 थीटा डी थीटा, दिस इज भी आई बाई 2 पाई, और साइन का इंटीग्रेशन कितना, माइनस कॉस 2 थीटा बाई कितना 2, 0 से 2 पाई माइनस भी आई बाई 4 पाई कॉस 4 पाई, लिमिट पुट कर दिए थीटा की जगह 2 पाई और 2 से इसे मल्टीप्लाई किया तो 4 पाई माइनस कितना कॉस 0, ये क्या हो जाएगा माइनस भी आई बाई 4 पाई कॉस पाई 1, 4 पाई का वैल्यू 1 और ये भी 1, ये नेट हमारा कितना 0, यानी P एवरेज का वैल्यू कितना 0। ये यानी इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटर आपका एक्टिव पावर का भी वैल्यू क्या होगा 0। इट मीन्स in case of pure capacitor the value of एवरेज पावर, और इसी को हम एक्टिव पावर भी बोलते हैं, एक्टिव पावर इज 0। इतना, इसको आप जस्टिफाई ऐसे भी कर सकते हो हमारा। तो सबसे पहले हम पावर निकालें, तो पावर का यहाँ से इंस्टेंटेनियस पावर निकाल लिए, इसके बाद हम लोग क्या निकाले हैं एवरेज पावर। ठीक है, यदि हम इंस्टेंटेनियस पावर का वेवफॉर्म ड्रॉ करें तो वेवफॉर्म ड्रॉ करने के लिए ये जो हमारा है वोल्टेज और करंट का वेवफॉर्म हम पहले से रखे हुए हैं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि पावर जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये डायग्राम बना लेंगे, ये हम अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं, फिर बाद में नहीं तो हम इंस्टेंटेनियस पावर का जब वेवफॉर्म बनाते तो ये ड्रॉ करना ही पड़ता है हमको। तो P एवरेज का भी वैल्यू निकाल लिए हम लोग। आप इसको ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हो। एक्टिव जो पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वी आई कॉस फाई होता है। ठीक है, और इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटर फाई का वैल्यू 90 डिग्री, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना 0, यानी आपका एक्टिव पावर का वैल्यू कितना 0। इसीलिए हम एक्टिव पावर को वी आई कॉस फाई लिखते हैं। आप बोलेगा सर एक्टिव पावर वी आई साइन फाई क्यों नहीं लिख दिए? यदि वी आई साइन फाई लिखते हैं तो उस केस में हमारा 0 वैल्यू आता है क्या, v इंटू आई इंटू साइन फाई, फाई का वैल्यू 90 डिग्री, साइन 91, v इंटू आई आ जाता है, जबकि एक्टिव पावर का वैल्यू क्या आना चाहिए हमारा 0। इसलिए एक्टिव पावर का स्टैंडर्ड जो है हमारा फॉर्मूला होता है वी आई कॉस फाई। ठीक है, ये निकल गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर का वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे, नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर का वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं। नाउ वेवफॉर्म ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर PT can be drawn
एज सिंस पी टी इक्वल टू कितना था, वी टी इंटू आई टी। देखिए पहले वोल्टेज का वेवफॉर्म ड्रॉ कर लें, फिर करंट का वेवफॉर्म ड्रॉ कर लें, और वोल्टेज और करंट के वेवफॉर्म को हम मल्टीप्लाई कर लें हर एक इंस्टेंट पर, तो हमारा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पावर कर दे देगा। तो हम वोल्टेज और करंट का वेवफॉर्म बनाए हुए थे ये, इसलिए हम यहाँ पर रखे हुए थे। अब थोड़ा देखिए ध्यान से, अब हम इसका ड्रॉ कर रहे हैं। तो -π/2 से 0 के बीच में थोड़ा देखो, तो यहाँ पर करंट का वेवफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, वोल्टेज का वेवफॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि इतनी ड्यूरेशन में हमारा इंस्टेंटेनियस पावर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, हमारा करंट का तो वेवफॉर्म है लेकिन वोल्टेज का वेवफॉर्म नहीं है हमारा। यानी यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, इतने ड्यूरेशन में करंट का वेवफॉर्म का मैग्नीट्यूड है लेकिन वोल्टेज का वेवफॉर्म का मैग्नीट्यूड 0 है, यानी इस ड्यूरेशन में हमारा इंस्टेंटेनियस पावर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम 0 से π/2 के बीच में बात करें, तो 0 से π/2 के बीच में थोड़ा देखेंगे, हमारा 0 से π/2 के बीच में आप थोड़ा ध्यान से देखना, तो हमारा क्या है, वोल्टेज हमारा पॉजिटिव, करंट भी क्या है पॉजिटिव हमारा, यानी आपका पावर हमारा एग्जिस्ट करेगा। दोनों पॉजिटिव है तो पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी आपका किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये हमारा, फिर π/2 से पाई के बीच में देखें, तो π/2 से पाई के बीच में देखिए तो हमारा क्या है, यहाँ पर वोल्टेज पॉजिटिव, करंट निगेटिव, तो पावर जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव, इसलिए किधर निगेटिव साइड में पावर को दिखाएंगे हम लोग। ये जितना आपका इसका वैल्यू दिखाओगे, जितना साइज रखोगे उतना ही साइज रखना ये भी, तो यदि छोटा बड़ा नहीं करना है ये। फिर पाई से लेके 3/π/2 के बीच में थोड़ा देखें, वोल्टेज आपका क्या है, निगेटिव, करंट भी क्या है, निगेटिव, यानी पावर आपको मिलेगा पॉजिटिव हमारा, इसलिए इस पावर को हम ये ऐसा ही आपका ये होते रहेगा हमारा इधर से। फिर और ये आपका जो हो गया वो किसका हो गया, पावर का वेवफॉर्म। और इस ग्राफ से भी थोड़ा देखो, एवरेज पावर जब निकालोगे तो यदि हम एक कंप्लीट साइकिल की एवरेज पावर कैलकुलेट कर लें, तो देखो पॉजिटिव जितना है उतना ही निगेटिव है, नेट तो क्या होगा, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना, जब भी कोई हमारा रिएक्टिव एलिमेंट होगा तो रिएक्टिव एलिमेंट में हमेशा एवरेज पावर का वैल्यू या एक्टिव पावर का वैल्यू 0 होगा। और रिएक्टिव एलिमेंट हमारे पास दो ही है, वो कौन है, रजिस्टर है और कौन सा है हमारा आपका, सॉरी, इंडक्टर है और कैपेसिटर है ये। अब यहां से लास्ट हम लोग इसमें निकाल लें रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर, क्योंकि हम बोला कि ये जो पावर हमारा जो लॉस होगा हमारा, जो कि मेजर नहीं होगा हमारा, तो जब भी कोई एलिमेंट है तो उसमें होगा ही हमारा पावर कंज्यूम, तो होगा ही, क्योंकि ये एलिमेंट हमारा रिएक्टिव है इसलिए रिएक्टिव पावर होगा। और रिएक्टिव जो पावर को किससे डिनोट किए थे हम लोग, Q से, और Q का वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास VI sin phi in case of pure कैपेसिटर, फाई का वैल्यू कितना, 90 डिग्री, देयरफॉर Q इक्वल टू कितना, V इंटू आई हमारा। ये अगेन देखो क्या हो गया फॉर्मूला हमारा, वोल्टेज इंटू करेंट, RMS वोल्टेज इंटू RMS करेंट, ये ठीक है। लेकिन हमारा एलिमेंट की टर्म में यदि हम बात कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं, Q को, V को आप लिख सकते हैं I इंटू कितना, XC, और इंटू कितना I, तो Q का वैल्यू I स्क्वायर इंटू कितना, XC, इतना। ये क्या हो जाएगा हमारा,
रिएक्टिव पावर को मेजर करते हैं भार में या किलो भार में, हमारा इसका यूनिट आपका भार होगा और नहीं तो के भार होगा हमारा रिएक्टिव पावर। ठीक है, जो कि ऑलरेडी बता चुके हैं यूनिट। और एक चीज इसमें नोट करके लिख लेंगे, नोट में सिंस एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस था हमारा, जिसका वैल्यू कितना था 1/ω/c, यही था ना 1/ω/c, और ओमेगा का वैल्यू कितने के बराबर था 2πf के बराबर 1/2πfc। इन केस ऑफ डीसी एफ का वैल्यू कितना 0, दैट इज एक्सी का वैल्यू कितना 1/0, मतलब इन्फानाइट। यानी डीसी के केस में इन केस ऑफ डीसी कैपेसिटर बिहेव एज एन ओपन सर्किट। ये हमारा, क्योंकि नेट रिएक्टेंस का वैल्यू इन्फानाइट, हम बताए थे जब भी किसी टर्म में हमारा रिएक्टेंस का वैल्यू इन्फानाइट हो तो वो क्या होगा हमारा ओपन वायर की तरह ट्रीट करिएगा हमारा ये। तो यहाँ पर हम लोग टोटल जो है डिस्कशन कर चुके हैं, हम लोग हर एक जो एलिमेंट का बिहेवियर देख लिए। बिहेवियर कहने का मतलब उसका एनालिसिस किए, एनालिसिस करके हम डिफरेंट आपका टर्म्स को कैलकुलेट किए, सारे वैल्यू को। अब तीनों एलिमेंट को हम एक जगह इसका हम लोग समरी कलेक्ट करके लिख देते हैं। ठीक है, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और इस पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।